हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज हम लोग इकोलॉजी का जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का एक टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपसे बताया था टेम्परेचर के बारे में, और टेम्परेचर के अलावा हमने आपसे बात किया था किस टॉपिक पे, तो वो टॉपिक था एक्चुअली में आपके एयर से रिलेटेड टॉपिक था, जिसको हम लोग वाटर एयर नहीं कहते, वाटर से रिलेटेड टॉपिक था, दैट इज ह्यूमिडिटी के बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइट और सॉइल के सेंस में, क्योंकि 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में। अब देखिए, लाइट को अगर हम लोग देखें तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंस बनता है लाइट का हमारे सराउंडिंग्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, या फिर कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या चीज़ है। देखो, आप जानते होंगे कि लाइट को हम लोग बोलते हैं कि ये एक वाइड रेंज ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक वाइड रेंज है, ठीक ना। अगर हम लोग इस वाइड रेंज को देखते हैं तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस वाइड रेंज को हम लोग 2 बेसिक पार्ट में बांट सकते हैं। एक जो हमारा है वो क्या है, इनविजिबल रेंज है, और एक जो मेरा क्या है वो है विजिबल रेंज है। देखिए, 2 रेंज हमारे सामने उपलब्ध है, एक है इनविजिबल और एक है विजिबल। विजिबल बहुत आसान है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये एक्चुअली में क्या है, इसको हम लोग इस तरह से जानते हैं ना, विजिबल रेंज, विजियोर, यही होता है ना विजिबल रेंज हमारा। तो विजिबल रेंज को हम लोग इस तरह से जानते हैं, जिसका जो वेवलेंथ होता है, इसका जो वेवलेंथ है वो लगभग कितना है, तो 360 से लेकर के 380 कर सकते हैं, 380 से 740 नैनोमीटर के रेंज के बीच में इसका लगभग लाइट है, जो हमारे लिए विजिबल है, मतलब हमको आसानी से नजर आता है ये। जबकि जो इनविजिबल रेंज है, तो इसमें फिर हम इसको देखो, इसका हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट वेवलेंथ है। इसका वेवलेंथ जो है वो क्या है, मॉडरेट वेवलेंथ है इसमें, ठीक ना। जबकि इनविजिबल को अगर हम लोग देखें तो इसका वेवलेंथ या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, मतलब या तो ये लो वेवलेंथ का लाइट होगा या फिर हाई वेवलेंथ का लाइट होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको जानना जरूरी है कि ये लो वेवलेंथ का लाइट जो होता है ना, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए काफी हार्मफुल माना जाता है। इसको हम लोग हार्मफुल मानते हैं, और इसी रेडिएशन में आपको क्या मिलेगा, इसी हार्मफुल रेडिएशन में आपको क्या मिलेगा, तो वेरियस टाइप के वेवलेंथ वाले जो लाइट है वो मिलते हैं। जैसे क्या, जैसे इसको अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो इसी में आपको आएगा कॉस्मिक रे, जो हमारे अर्थ पे नहीं आता है, अर्थ के पहले ही चला जाता है। इसी में आपको आएगा गामा रे, है ना। इसी में आपको आएगा एक्स रे, दिस ऑल आर हाईली डेंजरस रे, है ना, ये काफी डेंजरस रे माना जाता है। और इसी में आपको आएगा दैट इज व्हाट, यूवी रे, है ना। यूवी रे का नाम आपने सुना होगा, इसी में आपको आएगा यूवी रे, ओके। तो ये सारे जो है वो लो वेवलेंथ के रेडिएशन है, और ये हमारे लिए काफी डेंजरस माने जाते हैं, हमारे लिए काफी हार्मफुल माने जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये जो यूवी रे है ना, इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। यूवी रे का कैटेगराइजेशन है, दैट कैटेगराइजेशन इज व्हाट, दैट इज, ऐसे तो आप पढ़ते होंगे ABC, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ CBA। एक्चुअली में ये जो मैंने बताया है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्मफुल इफेक्ट बताया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होता है ना वो C है, मतलब इसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है, बहुत ही हाईली डेंजरस माना जाता है, इवन आप कह सकते हो लेथल माना जाता है, ओके। इसके बाद नंबर आता है किसका, B का, और सबसे कम हार्मफुल आपका A है,
क्लियर है बात। अब एक और मैं बात बता दूं कि ये जो यूवी रेडिएशन का जो सी और बी जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में ओजोन लेयर जो हमारा है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं यहां लिख देता हूं एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर, ठीक ना। ओजोन लेयर जो होता है ना, इसके एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं कि कॉस्मिक रे, गामा रेडिएशन, एक्स रे, ये सब जो शॉर्टेड वेवलेंथ का लाइट है, ये जो हमारा आयनोस्फेयर है, आपको याद होगा आयनोस्फेयर मैंने बताया इसके पिछले वीडियो में। अगर आप अभी इस वीडियो में नए हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखो, उसमें मैंने चर्चा किया है आयनोस्फेयर का। तो आयनोस्फेयर जो होता है हमारा, वो ये सारे रेडिएशन को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मैं लिख देता हूं रिफ्लेक्टेड बाय आइनोस्फेयर, है ना। आइनोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर का जो ये पार्ट है ना, आइनोस्फेयर, वो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब अर्थ पे पहुंचने नहीं देता है इन लोगों को। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात, मैं बात कर रहा हूँ यूवी रे का। तो यूवी रे जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ओजोन लेयर से। अगर हम लोग इनविजिबल रेडिएशन में ही हाई वेवलेंथ के लाइट देखें, तो हाई वेवलेंथ के लाइट में कौन आता है, दैट इज इंफ्रारेड। कौन आ जाएगा, इंफ्रारेड आ जाएगा। इंफ्रारेड का वेवलेंथ बहुत हाई होता है, और इंफ्रारेड की वजह से ही हीटिंग इफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो सोलर रेडिएशन में जो आप देख रहे हो, एक्चुअली में लाइट का पूरा सोर्स किसकी, लाइट का सोर्स कौन है, हमारे पूरे इकोसिस्टम में लाइट का सोर्स है सन। तो सन से के जो रेडिएशन में जो हीटिंग इफेक्ट है ना, वो इसकी वजह से है। इट काउजेस क्या भाई, तो हीटिंग इफेक्ट। अगर आप इंफ्रारेड फिल्ट्रेशन कर लो, मतलब आप एक ऐसा डिवाइस ले आओ जो इंफ्रारेड को, सन के लाइट से इंफ्रारेड को हटा दे, तो आप पाओगे यू विल नॉट फील एनी टाइप्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट इन सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन में आपको हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो ये इसकी वजह से। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर ये लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सराउंडिंग्स में, लिविंग सिस्टम में और नॉन लिविंग सिस्टम में। ओके, तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में लाइट का क्या इफेक्ट होता है। देखो, इकोसिस्टम में आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों आते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को अगर हम लोग देखें तो जनरली क्या होता है, सबसे पहला इफेक्ट तो इसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। लाइट का सबसे फर्स्ट इफेक्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस। आपने नाम सुना होगा पार का, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस को एक्टिवेट करने के लिए। और इसी पर्टिकुलर रेडिएशन पे फोटोसिंथेसिस होता है, जो लगभग बताया गया है कितना, तो ये लगभग है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, है ना। यही वो रेडिएशन है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस एक प्रॉपर वे में होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अगला हमारा क्या रोल होता है इसका। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि मैंने कल भी बात किया था इस पे, इसके पिछले वीडियो में, कि होता क्या। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होता है, ये आपको मैक्सिमम मिलेगा किस जोन में, तो ट्रॉपिकल जोन में मिलेगा आपको मैक्सिमम। जो इसका पार्ट जो होगा वो ट्रॉपिकल जोन में मिलेगा, इवन आप कह सकते हैं कि इक्वेटर पे मिलेगा। तो जितना ज्यादा रेडिएशन उतना ज्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज, यही होता है। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जितना ज्यादा होगा, बायोमास का फॉर्मेशन भी उतना ज्यादा होगा। क्या करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, है ना। ये बायोमास का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फोटोसिंथेसिस। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक क्या करता है कि आपके पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। ओके, फोटोसिंथेसिस के बाद हम लोग देखते हैं इसे ग्रोथ में हेल्प करता है। इसका इफेक्ट किस में है भाई, तो ग्रोथ में तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि कैनोपी जो होता है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है टू क्या कह सकते हैं, यूटिलाइज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन।
उनके बीच में कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से उनका हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको क्या, तो कैनोपी, है ना। ओके, साथ में क्या होता है भाई, तो आपने नाम सुना होगा रिप्रोडक्शन वगैरह में भी इसका रोल होता है। इसमें होता है रोल, तो रिप्रोडक्शन में, है ना। रिप्रोडक्शन में कैसे, तो फ्लावरिंग ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लावर में तो फ्लावर कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, तो वहाँ इसका रोल होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि आप देखिएगा जनरली रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, जो लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पे इसका काम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हमको कह सकते हैं कि मूवमेंट में है रिस्पॉन्सिबल होता है। किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट में। आपको याद होगा एक मूवमेंट होता है, लाइट से डिपेंडेंट मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं मूवमेंट के अलावा किसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म। किसमें होता है ये, तो फोटोपीरियडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोपीरियडिज्म क्या होता है, देखो जनरल वे में हम लोग कहें तो फोटोपीरियडिज्म एक्चुअली में रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है टू ड्यूरेशन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ लाइट, है ना। लाइट के ड्यूरेशन के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्स करता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। अब लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से क्या रिस्पॉन्स करता है, जैसे देखो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं इधर। जैसे आप देखिएगा फोटोपीरियडिज्म में आपको क्या होगा, तो इसके हिसाब से प्लांट को बांटा जाता है। जैसे शॉर्ट डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, और एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है। इसके हिसाब से हम लोग क्या बांटते हैं, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, है ना। डे न्यूट्रल प्लांट, ये आप पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, पढ़ना है ये टॉपिक। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो मूवमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि जो सूट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। लीव्स, ये रूट जो होता है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। अगर हम लोग देखते हैं और तो जैसे स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइट पे डिपेंड करता है। फ्लावर का जो ग्रोथ होता है या फ्लावर का जो ये ब्लूमिंग होता है, फ्लावरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो लाइट पे डिपेंड करता है। सब फोटोपीरियडिज्म है। तो स्टोमेटल मूवमेंट आप कर सकते हो, आप फ्लावरिंग कर सकते हो, है ना। दिस ऑल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू फोटोपीरियडिज्म। लीफ का फॉलिंग कर सकते हो, फॉलिंग ऑफ लीव्स लिख सकते हैं हम लोग, फॉलिंग ऑफ लीव्स हो सकता है, ये किसी में कर देता हूँ। तो ये सारे एक्टिविटी जो है ना वो एक्चुअली में फोटोपीरियडिज्म से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा और भी क्या रोल है, तो देखिए इसके अलावा इसका रोल है जैसे पिगमेंटेशन। क्या है भाई, पिगमेंटेशन। आप देखोगे कि ज़्यादा लाइट है या कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो प्लांट का या फिर एनिमल्स का पिगमेंटेशन अलग अलग होता है। डिफरेंट पिगमेंटेशन इन डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट में होता है। अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट में डिफरेंट पिगमेंटेशन होता है। जैसे मान लो पोथोस की मैं बात कर रहा हूँ, मनी प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा मनी प्लांट को अगर आप लाइट में रखोगे ना तो देखिएगा वो ग्रीनिश हो जाएगा उसका लीव्स। और अगर आप उसको जनरल मतलब बिना लाइट के, लाइट मतलब डिफ्यूज लाइट में रखिए, जिसको शेडेड रीजन बोलते हैं, शेडेड रीजन में आप रखोगे तो देखोगे उसका जो लीव्स होगा वो येलोइश हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि लाइट के इंटेंसिटी से उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में कुछ चेंजेस होता है। ओके, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स या प्लांट। एक्टिविटीज में क्या रोल है भाई, जैसे आप देखोगे प्लांट को, एनिमल को, स्पेशली एनिमल को देखते हैं तो जैसे क्या होता है, डायूरेनल होता है, नॉक्टर्नल होता है। दो टाइप का होता है ना, एक होता है डायूरेनल और एक होता है नॉक्टर्नल, है ना। तो नॉक्टर्नल जो होता है वो क्या होता है, डायूरेनल जो होता है वो दिन में एक्टिव होता है और नॉक्टर्नल जो होता है वो रात में एक्टिव होता है।
है ना। तो लाइट के इंटेंसिटी से इसका रोल है। ओके, तो इसके अलावा और भी क्या रोल होता है, जैसे टेम्परेचर इफेक्ट मैंने अभी बात किया था, और क्या बात किया था मैंने, टेम्परेचर, लाइट अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, है ना। जनरली आप देखिएगा कि बताया गया है कि 500 मीटर बिलो जो सी होता है, सी लेवल होता है, वहाँ पे आप देखोगे कि 500 मीटर बिलो जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट का सोर्स प्रॉपर वे में नहीं पहुँचता है। ऐसे एक और मैं बात बता देता हूँ कि वाटर का जो डिफरेंट लेवल है ना, वाटर का जो डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर में एक्चुअली में क्या होता है, तो अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज थ्रू आउट करते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इन वाटर बॉडीज लाइट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लाइट के हिसाब से हम वाटर बॉडीज के डिफरेंट जोन्स को बांट सकते हैं। जैसे वो जोन्स देखिए, डिफरेंट जोन्स, देखो वो डिफरेंट जोन्स क्या क्या हो सकता है। तो जनरली ये डिफरेंट जोन्स हो सकता है, जैसे लिटोरल जोन्स बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, जैसे लिटोरल जोन्स हो गया। लिटोरल जोन्स के बाद आप देखिएगा तो जनरली क्या आ जाएगा, तो लिम्नेटिक जोन्स मिल जाएगा आपको, लिटोरल जोन्स हो गया, लिम्नेटिक जोन्स हो गया। इसके अलावा आपको आ जाएगा यूफोटिक जोन्स, क्या मिलेगा, एक्चुअली में ये लाइट के डिफरेंट इंटेंसिटी के हिसाब से, मतलब लाइट जो है वो किसी रिवर में या फिर कोई लेक के अंदर वेरियस जोन्स में जो इंटर करता है ना, उसके हिसाब से हम लोग बांट रहे हैं इसको, है ना। तो मैंने क्या क्या बताया, लिटोरल जोन्स हो गया, लिमेंटिक जोन्स हो गया, इफोटिक जोन्स हो गया। इफोटिक जोन्स के बाद आता है डिस्फोटिक जोन्स, क्या आएगा, डिस्फोटिक जोन्स आ जाएगा, है ना। डिस्फोटिक जोन्स के बाद आप देखिएगा तो आपको मिलेगा प्रोफंडल जोन्स, प्रोफंडल जोन्स, और फाइनली आपको मिलेगा बेंथोइक जोन्स, बेंथोइक जोन्स, है ना। तो आप देखोगे कि जनरल सेंस में ये जो लिटोरल जोन्स हो गया, लिमेंटिक जोन्स हो गया, यूफोटिक जोन्स हो गया और डिस्फोटिक जोन्स हो गया, यही वो जोन है जहां पे लाइट इंटर करता है सबसे मैक्सिमम। मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हो ना कि सबसे ज्यादा लाइट कहाँ मिलेगा आपको, तो लिटोरल जोन्स में मिलेगा। सबसे ज्यादा लाइट आपको कहाँ मिलने जा रहा है, तो लिटोरल जोन्स में। इसके बाद आप देखिएगा तो लिम्नेटिक जोन्स में मिलेगा, फिर आपको कहाँ मिलेगा, लिम्नेटिक जोन्स में मिलेगा। लिम्नेटिक जोन्स के बाद आप आ जाइएगा तो किस में मिलेगा आपको, यूफोटिक जोन्स में मिलेगा, यूफोटिक जोन्स में मिलेगा। यूफोटिक जोन्स के बाद आप आ जाओगे तो फिर आपको किस में मिलेगा, तो डिस्फोटिक जोन में मिलेगा, डिस्फोटिक जोन्स में, है ना। और सबसे कम, मतलब यहां से डार्कनेस शुरू हो जाएगा और सबसे यहां तो एकदम कंप्लीट डार्कनेस होता है। तो डार्कनेस आपको देखिए ये जोन में शुरू हो जाएगा, ये जोन जो है ना पूरा का पूरा डार्क जोन होता है, और यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वेरियस टाइप के ऑर्गेनिज्म इसी जोन में अवेलेबल होते हैं, स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो डार्कनेस वाला जो जोन है वो प्रोफंडल जोन हो गया और बेंथोइक जोन हो गया। ओके, तो प्रोफंडल और बेंथोइक जोन जो है वो डार्क जोन है, मतलब यहाँ पे लाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और बेंथोइक जोन तो एकदम नेग्लिजिबल होता है क्योंकि यहाँ पे लाइट जनरली होता ही नहीं है। तो जनरली आप देखिएगा चाहे ओशियन का जोन हो या फिर कोई भी वाटर बॉडीज हो, जहाँ पे इस जोन में मतलब कि डार्क वाला जो जोन होता है वहाँ पे सनलाइट आता नहीं है, बाकी ये सब जोन में डायरेक्ट सनलाइट आता है और इसमें डिफ्यूज सनलाइट आता है। तो ये वाला जो जोन है इसमें जनरली स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको लाइट से बहुत कम डिपेंडेंस है, मतलब लाइट पे उनको बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि लाइट का क्या रोल है एक इकोसिस्टम के अंदर में। अब लाइट के बाद जो हमारा जो रोल होगा वो किसका होगा, तो सॉइल का रोल होगा। मतलब सॉइल का क्या रोल होता है हम लोग ये देख लेंगे। ओके, तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं सॉइल के रोल के बारे में। पहले बात हम लोग कर लेते हैं कि सॉइल क्या होता है। देखो इसको हम लोग बोलते हैं अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर। ये क्या है, अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर है। सबसे फर्टाइल लेयर किसका है भाई, तो लिथोस्फीयर का। किसका है, लिथोस्फीयर का। जो अर्थ का जो लिथोस्फीयर है ना उसी का सबसे टॉप फर्टाइल लेयर है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल।
सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। इसके लिए टर्म आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। और इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो होते हैं ना, इसका जो फॉर्मेशन होता है, उसके फॉर्मेशन का जो टेक्निक है या फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं पेडोजेनेसिस। उसके लिए टर्म क्या है? पेडोजेनेसिस। और सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वेदरिंग। क्या होता है? दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग इज द प्रोसेस, ये क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, उसको हम लोग जनरली कहते हैं क्या? वेदरिंग। अब देखो, पूरी सॉइल के फॉर्मेशन में वेरियस टाइप के वेदरिंग होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। जनरली वेदरिंग में आप देखिएगा तो इसमें आपको एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों का रोल होता है। मतलब एबायोटिक फैक्टर में जैसे किसका रोल हो सकता है? जैसे एयर का रोल हो सकता है, सनलाइट का रोल होता है, टेम्परेचर का रोल होता है, रेन का रोल होता है, रेनफॉल का रोल होता है। ये वेरियस टाइप के एबायोटिक फैक्टर्स का रोल होता है। और बायोटिक फैक्टर में हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है वेरियस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। जैसे लाइकेन आता है, उसके बाद इसका एक अलग टॉपिक है, मैं उसमें आपको डिटेल कर दूंगा। बस ये आप समझो कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों का रोल होता है वेदरिंग के अंदर। अब जब वेदरिंग आप ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, तो वेदरिंग के अलावा और भी क्या होता है सॉइल के फॉर्मेशन में? तो सॉइल के फॉर्मेशन में फिर आपको मिलेगा क्या? दैट इज ह्यूमिफिकेशन। क्या मिलेगा? ह्यूमिफिकेशन। देखो, ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ह्यूमस का बनना। सॉइल के ऊपर का जो लेयर होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं ना। तो ह्यूमस फॉर्मेशन जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ओके, बेसिकली ये क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ह्यूमस जो होता है वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके अलावा आपको इसमें क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा लीचिंग। दिस ऑल आर द वेरियस मेथड ड्यू टू विच सॉइल गेट फॉर्म्ड। और सॉइल की कंपोजिशन में चेंजेस होते रहता है इसकी वजह से। तो लीचिंग क्या होता है कि सॉइल जो होता है वो एक्चुअली में लीच्ड आउट करता है, मतलब वो फिल्टर होता है, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट करता है बॉटम के जोन में। उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब चाहे वो मिनरल्स हो गया या फिर जो वेरियस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो लीच आउट होते हैं। ओके, उसके बाद इसमें रोल होता है किसका? तो ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है? तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। वेरियस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन देखे गए हैं। जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन अगर हो ग्रेविटी से, ग्रेविटी मतलब सेल्फ अपने आप ट्रांसपोर्ट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके लिए एक टर्म है, इस टाइप का सॉइल के लिए एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड कोलिबियल सॉइल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल। ओके, उसी तरह से मान लो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है? तो रनिंग वाटर के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? रनिंग वाटर के थ्रू हो रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एलुवियल सॉइल। बोलते हैं ना, एलुवियल सॉइल। अगर मान लो विंड के थ्रू हो रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे? अगर मान लो विंड के थ्रू हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ईओलियन सॉइल। क्या बोलते हैं? ईओलियन सॉइल बोलते हैं। और अगर मान लो ग्लेशियर के थ्रू हो रहा है, ग्लेशियर के थ्रू भी होता है, ग्लेशियर के थ्रू होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियन सॉइल। तो ये अलग अलग टाइप के सॉइल जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है सॉइल प्रोफाइल। क्या है? सॉइल प्रोफाइल। देखो, सॉइल प्रोफाइल क्या चीज होता है? बेसिकली हम लोग कह सकते हैं सॉइल प्रोफाइल के मतलब ये क्रॉस सेक्शनल अपीयरेंस होता है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल अपीयरेंस। सॉइल के क्रॉस सेक्शनल अपीयरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? तो सॉइल प्रोफाइल। अब ये क्रॉस सेक्शनल अपीयरेंस क्या होता है? आप देखोगे सॉइल प्रोफाइल के क्रॉस सेक्शनल अपीयरेंस के हिसाब से इसको बांटा गया है डिफरेंट जोन में। जैसे क्या है भाई? तो ओ जोन क्या होता है? ओ जोन होता है। उसके अलावा आपको मिलेगा ए जोन, बी जोन, सी जोन, डी जोन, इस तरह से मिलेगा। ये देखो सबसे टॉप जोन है, ये सबसे टॉप लेयर है और ये सबसे बॉटम लेयर है। तो बॉटम लेयर जो आप देख रहे हो ना, इसमें आपको मिलेगा बेड रॉक।
इसमें आपको क्या मिलेगा, बेड रॉक मिलेगा। और टॉप जोन जो आप देख रहे हो इसमें मिलेगा आपको ऑर्गेनिक मैटर, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। इसमें मिलेगा आपको क्या, तो ऑर्गेनिक मैटर। तो इस तरह से दो मतलब वेरियस जोन में बांटा गया। और ये सब जोन जो आप देख रहे हो ना, जैसे ए बी जोन जो होता है उसमें जनरली क्या होता है, लिविंग एक्टिविटी सबसे मैक्सिमम लेवल में होती है। और सी जोन जो होता है उसमें ग्रेवल्स वगैरह भी मिलेगा आपको, मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे। तो सबसे टॉप जोन में ये और सबसे बॉटम जोन में ये। उसके अलावा सॉइल के अंदर बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ना। तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं बायोटिक फैक्टर ऑफ सॉइल। बायोटिक फैक्टर्स, देखिए बायोटिक फैक्टर्स में फिर बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, जैसे माइक्रोब्स आ जाएगा, साथ में कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, इवन कुछ लार्जर ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, है ना। तो माइक्रोब्स में आप देखिएगा तो जनरली आपको क्या मिलेगा, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो हम कह सकते हैं कि एजोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, जनरली यही सब होता है। जैसे क्या हो गया, एजोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक ना, ईटीसी में कर देता हूं, जनरली यही सब होता है। ओके, अगर मैं बात करता हूं कुछ और भी ऑर्गेनिज्म का, तो इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, तो प्रोटोजोन्स मिलेगा, प्रोटोजोआ वगैरह भी मिलेगा, ईटीसी कर देते हैं इसको, प्रोटोजोआ। ओके, मल्टी सेलुलर में आ जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, जैसे निमेटोडा मिलेगा, अर्थवॉर्म मिलेगा। जैसे क्या हो गया, निमेटोडा जिसमें आपको आता है अर्थवॉर्म वगैरह, या बहुत सारे निमेटोड, इवन इंसेक्ट्स वगैरह भी मिलेंगे आपको, इंसेक्ट्स वगैरह मिलेगा। और लार्जर एनिमल्स में कुछ वर्टिब्रेट्स भी मिल सकते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी मिल सकते हैं, सम वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स वगैरह जो होता है या ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं सॉइल के टेक्सचर को और उसके इन्फ्लुएंस मतलब को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रॉपर वे में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और सॉइल भी इनसे इन्फ्लुएंस होता है और ये भी सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्टेड है। ओके, क्योंकि ये उसको एज ए हैबिटेट के रूप में भी यूज करते हैं, उससे फूड लेते हैं, उसके अंदर वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था नाइकी के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो नाइकी के जैसा इसको रोल, नाइकी के जैसा इसका यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, दैट इज सॉइल वाटर। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, सॉइल वाटर। अब देखो सॉइल वाटर को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन प्लांट, फॉर प्लांट और नॉट, क्या ये प्लांट के लिए है या नहीं है। देखो सॉइल वाटर को हम लोग एक टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड होलार्ड। उसके लिए टर्म क्या है, होलार्ड। और इस होलार्ड मतलब कंप्लीट वाटर, दैट इज द होल वाटर विच अकर इनसाइड द सॉइल। अब इस होलार्ड को हम लोग फिर कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या कैटेगराइजेशन होगा इसका, तो एक को बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड क्रेसार्ड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्रेसार्ड। और दूसरे को हम लोग बोलेंगे इकार्ड। क्या बोलेंगे, इकार्ड। क्रेसार्ड एंड इकार्ड। अब देखो क्रेसार्ड और इकार्ड क्या है, एक्चुअली में क्रेसार्ड वो वाटर होता है जो प्लांट के लिए प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट फॉर प्लांट, जबकि ये जो होता है फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाटर जो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर, है ना। ये कैपिलरी वाटर जो होता है ना, ये प्लांट लेता है सॉइल से फॉर देयर ग्रोथ, अपने ग्रोथ के लिए या अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, है ना। ये कैपिलरी वाटर क्या होता है, सो मैं बता दूं आपको। जैसे ये सॉइल है, सॉइल का पार्टिकल्स है, मान लो ये सॉइल का पार्टिकल्स है, मैं कुछ स्पेशल टाइप के वाटर को मैं बता रहा हूं। अब देखो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होता है ना, मतलब ये सब जोन में जो वाटर होता है ना, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। ये सब जोन मतलब बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहां पे जो वाटर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिलरी वाटर, यही है कैपिलरी वाटर। दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट। इसके अलावा
अगर मान लो ये सॉइल का पार्टिकल है और सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ वाटर एज ए फिल्म के रूप में, ये वाटर का फिल्म है, ये क्या है, फिल्म है वाटर का, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दिस वाटर इज कॉल्ड एज क्या, हाइग्रोस्कोपिक। ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। उसी तरह से मान लो सॉइल पार्टिकल है और उसके अंदर वाटर है, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर में वाटर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकली कंबाइंड वाटर। ये क्या है, केमिकली कंबाइंड वाटर है। ओके, अब देखिए, जो वाटर सॉइल पार्टिकल से नीचे मूव कर रहा है, सॉइल पार्टिकल से नीचे मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ये कैसा वाटर है, ये है ग्रेविटेशनल वाटर। ओके, और जो वाटर सरफेस पे मैंने बता दिया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया, कैपिलरी वाटर हो गया, केमिकली कंबाइंड वाटर हो गया, ग्रेविटेशनल वाटर। ओके, इसके नीचे जो वाटर है वो दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, उसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं हम लोग, या वाटर टेबल बोलते हैं, ये सब टर्म यूज किया जाता है। तो प्लांट के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि वाटर का, ये सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में या प्लांट के लिए। प्लांट के लिए अगर आप देखिएगा तो प्लांट क्या करता है, जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन सॉइल के थ्रू ही करता है ना, बाय द मीन्स ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के थ्रू सॉइल में आता है। ओके, तो इस तरह से वो एब्जॉर्ब करता है। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज लाइट एंड सॉइल। क्लियर है? अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा इंटरेक्शन से रिलेटेड टॉपिक, की मतलब व्हाट इज द बेसिक इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। एक बार फिर से आपका थैंक यू।